बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत अहम मौज़ूआत हैं कुछ। एक तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल जो मंज़र है, सियासी मंजरनामा, उसके हवाले से हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन जा चुके हैं, मियाँ साहब रायविंड में हैं, 4 हफ़्ते उनके रह गए हैं ज़मानत ख़त्म होने में, केस उनका चल रहा है। NRO की बातें होती रही, डील की बातें होती रही, ढील की बातें होती रही, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में या पाकिस्तान का जो मुस्तक़बिल है सियासी, उसके अंदर किसका क्या किरदार होगा। कुछ NROs जो हैं वो होते होंगे, हुए भी हैं माजी में। इस वक्त किस पोजीशन में कौन है NRO देने, लेने और उसको आगे चलाने में। कल मौलाना की मियाँ साहब से बातचीत हुई, आज ज़राए से खबर आई है कि मियाँ साहब ने कहा किसी तहरीक में वो हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या इसको ये समझा जाए कि वो फ़ैसला नहीं करेंगे, इसके बारे में शहबाज शरीफ साहब फ़ैसला करेंगे। क्या वाकई बागडोर जो है इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में आ चुकी है? मरियम का क्या किरदार होगा? PMLN कहाँ पे अपना स्टैंड लेगी? और जरदारी साहब के साथ मौलाना की अभी मुलाकात है, तो क्या वो एक पुल का किरदार अदा कर पाएंगे? कोई तहरीक है, कोई इन हाउस चेंज है, किस किस्म की सिचुएशन होगी? हम एक स्टूडेंट के तौर पे पॉलिटिक्स के ये ज़रूर जानना चाहते हैं। बहुत कम शख्सियात हैं अपोजिशन के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा पता होता है और वो बहुत क्लोज़ रहते हैं। और चूँकि FATF का मसला चल रहा है, पाकिस्तान की मईशत का ख़राब मामला चल रहा है, क्या होगा? एक शख्सियत हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में नज़र आती है, जो कि वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, जो कि वज़ीर दिफा भी रहे हैं, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर भी रहे हैं, और फिर सीनियर मोस्ट सियासतदानों में से हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है और भुगता भी है। हमारे साथ है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बड़ी मेहरबानी। सर, मैं बड़े अरसे से ट्राई कर रही थी क्योंकि ये सियासत जो है वो बड़ी एक अजीब सी चीज़ है और आपने तो बहुत चीज़ें देखी भी हैं। ये NRO डील ये क्या हो रहा है सर, क्यों हो रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2-3 महीने 4 महीने पहले वज़रा ने बयान देने शुरू किए कि जी ना डील मिलेगी, ना डील मिलेगी और ना कोई NRO होगा। किसी ने मांगा ही नहीं है। एक्चुअली बाज़ औक़ात वज़रा को अपनी सर्वाइवल के लिए भी बयानात देने पड़ते हैं। मैं मौजूदा वज़रा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी सफ़ों में इतनी शिकस्त और रेख्त हो चुकी है कि आपके नीचे जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैं वज़ीर हूँ और मेरे नीचे जो डिपार्टमेंट हैं या अदारे हैं मेरी वजारत के, उसमें मेरी मर्ज़ी के बंदे नहीं लगे हुए, या मैं अगर उनको हटाना चाहता हूँ, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ या उनको तब्दील करना चाहता हूँ, मैं तब्दील नहीं कर सकता। मैं एक माउथ पीस की हैसियत से या एक बयानात की हद तक एक वज़ीर अगर हूँ तो फिर इस किस्म के जो है ना वो आपको बातें करनी पड़ती हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। इसलिए मैं उनको मूर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। हालात आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़ुद इस तरफ ले जा रहे हैं कि ना कोई डील है। मियाँ शहबाज साहब के ख़िलाफ़ कल 2 मुकदमात में जो है फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। मुकदमा चलेंगे, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का बोलबाला होगा। मियाँ साहब को 6 हफ़्ते के लिए सेहत की ख़राबी सेहत की बुनियाद पे ज़मानत मिली हुई है, इसलिए वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा कथित तौर पे नहीं ले रहे। मुलाकाती उनके पास जाते हैं, सेहत के हवाले से बात करते हैं, साथ सियासतदान जो है वो रह नहीं सकते, सियासतदान जो है वो सियासी बात भी करते हैं। लेकिन जो उनकी इस वक्त सेहत का स्टेटस है कि उनके गुर्दे भी जो हैं वो इस स्टेज पे हैं कि खुदा न खास्ता वो डायलिसिस की भी उनको ज़रूरत पड़ सकती है। स्टेज 3 के ऊपर उनका इस वक्त किडनी का मामला है। हार्ट की उनको प्रॉब्लम 2003 से चल रही है, 5 स्टंट पड़ चुके हुए हैं, 2 ओपन हार्ट सर्जरीज हो चुकी हुई हैं। ये जो उनकी नसें हैं जिनसे शरेयानों से खून जो है वो दिल पंप करता है ब्रेन को, वो वहाँ पे बिल्कुल बहुत कम मिकदार में खून जो है वो पंप हो रहा है इन शरेयानों से ब्रेन को, जिससे खुदा न खास्ता उनको स्ट्रोक का भी ख़तरा है। तो ये सारे मामला जो हैं, आपने बिल्कुल इब्तदाइया में सही बात की कि ये अब जो हमारी पार्टी की इंतज़ामी जो बागडोर है या रोज़मर्रा के मामलात हैं, असेंबली में हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का मामला है,
तंजीमी मामलात हैं वो सारे के सारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, वसीयत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मियाँ साहब ने उनको ये इख्तियार तफवीद किया है। नज़रियाती तौर पे आज भी कायद तो मियाँ नवाज शरीफ है हमारा, उसमें कोई शक ना माजी में है, ना आज है, ना कभी होगा। ये पार्टी जो है इसकी शनाख्ती नून का लफ्ज़ जो है नवाज शरीफ के नाम से लिया गया हुआ है। तो इसलिए पार्टी के रैंक एंड फाइल में, पार्टी की सीनियर जो क़यादत है उसमें सब में किसी में कोई इबहाम नहीं है कि इस वक्त तंजीमी लिहाज से और जो हमारी पार्लियामेंट्री जो एक्टिविटी है उसके लिहाज से तमाम हर तरीके से मामला जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैंडल कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पे नज़रियाती क़यादत जो है वो नवाज शरीफ की है और हमेशा नवाज शरीफ की, यानी हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा। नहीं, बेशुमार फैसले हैं जो खुद भी मशावरत के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, पार्टी के साथ मशावरत करके। हमारा एक पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है जिससे वो मशावरत करते हैं, फ़ोन के ऊपर उनको कह देते हैं भाई आप मिल के फैसला कर लें और मुझसे अप्रूवल ले लें। तो ये मामला चल रहे हैं इस तरह, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिले है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरा ख्याल है अगले हफ्ते 10 दिन तक हमारी तंजीमी अमूर के ऊपर भी एक ढांचा जो है उसकी तामीर जो है शुरू हो जाएगी। अच्छा मियाँ खालिद साहब, एक जो मियाँ साहब की आपने तबीयत के बारे में कहा, तो एक कोर्ट ने भी ये बात की कि इसी तरह की कंडीशन उनकी इलेक्शन से पहले भी थी, लेकिन वो हर जगह जलसों पे भी गए, फिर वो जेल भी गए, और मतलब सारी उन्होंने अपनी एक्टिविटी जो थी वो की। तो अब क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो पार्टी अमूर से साइड? देखिए मैं मेरी उनकी जो है ना जो एक बाज़ टेस्ट हैं जिनमें डाई जो है इंजेक्ट करनी पड़ती है बॉडी में। क्रेटिनिन जो है एक रीडिंग होती है जो आप गुर्दों की लेते हैं, वो अलाउ नहीं कर रही कि उनकी बॉडी को में डाई इंजेक्ट की जाए हार्ट की जो है एवेल्युएशन करने के लिए। तो वो रिस्की मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई उनकी मियाँ नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ खुदा न खास्ता कोई रिस्क लेने को तैयार हो। तो क्या मियाँ साहब बाहर भी जा सकते हैं? ये अल्टीमेटली जो एवेल्युएशन इस वक्त हो रही है उसमें इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट डेफिनेटली नहीं किया जा सकता कि उनको कम से कम जो हार्ट का जो उनकी सिचुएशन है उसको करेक्ट करने के लिए। अब अखबारात में आया, मुझे ज़ाती तौर पे इल्म नहीं है कि उनको पेसमेकर की जो है फ़िलहाल जो है उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप जो उनको अंजाइना की या इरेगुलर हार्ट बीट की एक मुसलसल शिकायत है उसको रेगुलेट करने के लिए पेसमेकर जो है उनको लगा दिया जाए। तो अगर वो बाहर जाते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है 2 महीने 3 महीने वो तो सेटल होगा बिल्कुल डेफिनेटली। जो अदालत उनको इजाज़त देती है वो एक कमिटमेंट के तहत ही होगा कि भाई एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जिस तरह अब 6 हफ्ते के लिए उनको कहा गया है कि भाई 6 हफ्ते जो है आप सारे एवेल्युएशन करवा लें, उसके बाद अगेन अदालत से रजू किया जा सकता है कि भाई आप ये एवेल्युएशन आई है और ये तशख़ीस है, ये इसका इलाज है या ये इसकी मज़ीद एवेल्युएशन की ज़रूरत है। तो ये अदालत पे मुनसर होगा, उसका सारा इनसार जो है। इसी दौरान उनकी अपील भी है अल-अज़ीज़िया के ऊपर, अगर रिहाई मिल जाती है तो फिर मेरा ख्याल है अप्रैल की वो आखिरी तारीख पड़ गई है, उसमें जो है 26 या 29 पड़ी है तारीख, कल ही पड़ी है। हाँ साहब, अगर मियाँ साहब बाहर चले जाते हैं और जाहिर है लोगों को, आवाम को पता होगा आपकी पार्टी कह रही है, लोग हम यकीन भी करते हैं, आवाम भी कहती है कि ठीक है बीमार हैं, गवर्नमेंट भी कहती है, गवर्नमेंट के लोग भी कहते हैं कि उनके हालात ठीक नहीं है, हार्ट के और बाकी, लेकिन क्या इसको परसीव क्या किया जाएगा? क्या इसको एक सेहत की बुनियाद पे एनआरओ परसीव किया जाएगा? नहीं, एनआरओ नहीं होगा। देखिए ये अदालत से अदालत गवर्नमेंट तो कहती है हमने नहीं देना। नहीं, ये अब हम जो है वो अदालत से ये अगर हमें इफ वी हैव टू सीक दैट वो जुडिशरी से सीक किया जाएगा। हम बिल्कुल कथित तौर पे इंतज़ामिया के ना माजी में मरून मिन्नत रहे हैं और इंतज़ामिया की जो जहनीत है या जो उनका एटीट्यूड है
वो उसके मुताल्लिक हमें कोई खुशफहमी भी नहीं है। लेकिन इस सूरत में भी आपको नहीं लगता इंतज़ामिया की एक नाकामी होगी, क्योंकि बिल्डअप तो केस इसी पे किया गया था कि नहीं जाने देना, पैसे वापस लेना। मैं इससे ये क्योंकि हम अदालती एक इसमें डायरेक्शन की इस दरख्वास्त गुजारी होगी हमारी, इसलिए मेरा ख्याल है मैं इस पर स्पेकुलेट ना ही करूँ बेहतर होगा जो है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये मामला जिस तरह माजी में भी पिछले 2-3 महीने 4 महीने से हम अदालतों की रुजू कर रहे हैं और जो रिलीफ मिल रही है वो अदालतों से मिल रही है। शहबाज शरीफ साहब को जो ECL से हटाया गया, उनकी ज़मानत हुई, मियाँ साहब की ये 6 हफ्ते की ज़मानत हुई, ये रिलीफ हमें अदालतों से मिल रही है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी अगर रिलीफ की ज़रूरत हुई तो हमें अदालतें ज़रूर रिलीफ देंगी। जहाँ तक अपील का ताल्लुक है वो तो चल ही रही है, वो एक अपने मेरिट्स के ऊपर उसका फैसला इंशाल्लाह होगा। सर अब जो है दूसरा एक बड़ा अहम पहलू है वो है कि शहबाज शरीफ साहब अब देख रहे हैं सब मामला पार्टी के, वो एहतजाजी तहरीक की तरफ, या आप खुद सजेस्ट करते हैं कि नहीं हमें किसी एहतजाज में नहीं जाना, मौलाना चाह रहे हैं, जरदारी साहब चाह रहे हैं कि हुकूमत गिराएं, टाइम पूरा करने देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को? मैं इसमें पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो देने का मजाज भी नहीं हूँ। मैं अपना ज़ाती जो है मौक़िफ़ दूंगा इसमें, जो ज़ाती जो भी मेरी एक वेरी हम्बल ओपिनियन वो मैं दूंगा। देखिए ये 7-8 महीने हो गए इस हुकूमत को, अगस्त में आई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, माजी में 70 साल में कोई भी हुकूमत जो है वो 8 महीने में डिस्क्रेडिट हो गई हो पाकिस्तान की तारीख में। इवन जो गैर जमहूरी तरीके से भी जो लोग आए थे वो 4-4 साल 5-5 साल उन्होंने अमन से गुजारे। जनरल ज़िया ने भी, अयूब खान साहब ने भी, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी। लेकिन ये एक मैं उस प्रोसेस के ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं ओपिनियन नहीं देना चाहता। लेट्स अज्यूम कि ये एक प्रोसेस से, इलेक्शन से ये हुकूमत बनी है। उसको अगर उस अजम्पशन पे भी बात की जाए तो ये 8 महीने में कोई गवर्नमेंट जो है इतनी बुरी तरह डिस्क्रेडिट नहीं होती। इनको आपकी भी ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ज़रूरत नहीं है इनको डिस्क्रेडिट होने के लिए। ये अपने आप को खुद डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। आपको ये टीवी पे प्रोग्राम करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे आके इनको विलिफाई करने की या क्रिटिसाइज़ करने की या नुक्ताचीनी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये खुद ऐसी बातें करते हैं, रोज़ाना शोशे छोड़ते हैं कि वो इनके लिए अगर शर्मिंदगी का इनको कोई एहसास है तो शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शर्मिंदगी का बायस इनके लिए कोई चीज़ भी बने। तो ये मेरी ज़ाती राय है कि इनको खुद डिस्क्रेडिट अपने आप को करने देना चाहिए। पेशस वक्त जो है डिसरप्ट करके इस प्रोसेस को, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है उसको पेशस वक्त इंटरप्ट करके आप इनको दोबारा कंटेनर पे चढ़ा देंगे। ये 6 महीने या 4 महीने या 8 महीने में आप तहरीक चलाएंगे, जी हम जुलूस निकाल रहे हैं या डी चौक में आके बैठ रहे हैं, या हम भी कंटेनर उठा के ले आए, कंटेनर पे हम भी चढ़ जाएं, कोई लाहौर में चढ़ जाए, कराची में चढ़ जाए, कोई फ्रंटियर में या KP में या इस्लामाबाद में। मैं भी 4 महीने 6 महीने के बाद इस चीज़ को रिव्यू कर लिया जाए। लेकिन आज के दिन जो मेरा ओपिनियन है कि ये अपने खुद सबसे बड़े दुश्मन हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके जूनियर मोस्ट जो PTI का इस वक्त असेंबली में या काबीना में बंदा है, दे आर अनफ टू फॉर देयर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो जिसका मतलब ये है कि जो मर्जी नुकसान हो जाए, अगर इनको पूरा करने देते हैं आप तो मुल्क का तो देखिए, आपको ये एवेल्युएट करना है कि इनके रहने से ज़्यादा नुकसान होगा या जो है ये इनको आप सियासी एक थोड़ा बहुत दवाम या ज़िंदगी बख्श करके उससे ज़्यादा नुकसान होगा। ये एवेल्युएट करने की बात है। आज मैं और आप बैठ के एवेल्युएट कर रहे हैं, मे बी 2-3 महीने के बाद आपको दोबारा एवेल्युएट करने की ज़रूरत पड़ जाए, आपको बजट पे एवेल्युएट करने की ज़रूरत। मेरे ख्याल से ये जुलाई विल बी ए गुड टाइम टू एवेल्युएट दिस गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट नाज़रीन, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं
वो क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या एवेल्यूएशन है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो मैं ब्रेक के बाद ख्वाजा साहब के सामने भी रखेंगे और आपको भी बताएंगे क्या कोई इन हाउस चेंज की तरफ बढ़ा जा सकता है कि नहीं। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे और फिर कुछ और दीगर FATF समेत बहुत से मामला हैं उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, मैं ये पूछना चाहती थी, आपने कि जुलाई जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होगा। हमारी कुछ BNP मैंगल के लोगों से भी बात होती है, MKM के लोगों से भी बात होती है, वो भी तकरीबन कोई 3-4 महीने का वक्त दें, बल्कि BNP मैंगल तो ऑन रिकॉर्ड 4 महीने का उन्होंने किया। तो इसका मतलब ये है कि कोई इन हाउस चेंज की तरफ बढ़ा जा सकता है। देखिए, गो उन लोगों के पास ज़्यादा वोटों की स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बुज़ुर्ग किस्म के सियासतदान इनके साथ कोलिशन में शामिल हैं, जिनकी दूसरी तीसरी नस्ल है इस वक्त असेंबली में, और उनका एक सियासी जोड़ तोड़ के बारे में उनको बड़ा, जिसको कहते हैं अबूर हासिल है उनको, यकता हैं वो इस चक्कर में। मैं PMLQ की तरफ जी मैं समझ गई जी। तो मैंने कहा चलो आपके सामीन में किसी को शक ना रहे कि मैंने क्या कहा है। तो और वो उनको जो है सियासी जोड़ तोड़ करना या चीज़ों को इम्पॉसिबल को सियासी पॉसिबल बनाना, वो उनके लिए मैं समझता हूँ कि उनकी वो सिस्टम में है। इट इज़ देयर, आई नो देम पर्सनली, उनको जानता हूँ, तीन नस्लों से जानता हूँ, ख़ानदानी मरासम रहे हुए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो ये गवर्नमेंट जो है, जिस तरह मैंने जुलाई का कहा है, ये एक वक्त आ जाएगा कि आपके पास जो, मसलन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि परसों वज़ीर जो आबी वसाइल हैं, उन्होंने कहा है जी कि नौकरियों की बारिश होने वाली, रेल पेल हो जाएगी और नौकरियों की बारिश हो जाएगी, ठेले वाले खुद के टैक्स देंगे। अब 1 महीने, मेरा ख्याल 6 हफ्ते तक उन्होंने कहा है जी, 6 हफ्ते तक कहा है। तो 6 हफ्ते गुजरते ईद अब टारगेट कर लेना तो ईद को इतनी दूर नहीं है, चलें उनकी बात अगर सच साबित हुई तो सही ईद होगी। ये तो पाकिस्तान में इस दफ़ा जो है इस तरह की गुफ्तगू। उसके बाद जो है साथ ही शाहमूद कुरैशी ने कहा है जी कि 16 और 19 के दरमियान या 22 के दरमियान जो हिंदुस्तान हम पे हमला कर सकता है। ये 6 दिन का कोई उन्होंने भी एक बैंड दिया है। इसी तरह जो है वो इमरान खान साहब ने कल न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा है कि जी ये हमारी फ़ौज ने ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें जिनको सारी दुनिया ने एज क्लासीफाई किया हुआ है, LT है या वो उन्होंने किया हुआ है, ये फ़ौज ने बनाई थी और अब हमें मज़ीद इनकी ज़रूरत नहीं रही। ये अल्फाज हैं जो मैंने आज अखबार में पढ़े हैं, या मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्विटर पर रिप्रोड्यूस किया गया था, उसमें जो है। तो जब एक हुकूमत के बड़े ज़िम्मेदार लोग जो हैं इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें, माजी में ये इसमें से कुछ चीज़ें जो थी वो टोटली ब्लास्फेमस समझी जाती थी कि ये बातें की नहीं जा सकती थी, वो कर रहे हैं। आपने अभी 2-3 दफ़ा FATF का नाम लिया है, प्रॉब्ली वो FATF को सुना रहे थे कि भाई हमारा चाल चलन जो है हमारा दुरुस्त हो गया हुआ है, नेक चाल चलन की हमें आपको ज़मानत देते हैं, और मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नेक चाल चलन की ज़मानत दे रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बजाय दुनिया को कहने के, हमें ये हमारे घर की चीज़ें हमें घर दुरुस्त कर लेना चाहिए। जिस तरह मैंने आज से 2 साल कबल जो है ये बयान भी दिया था कि वी शुड पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। तो आज भी मैं कहूँगा कि ये चीज़ें वी डोंट हैव टू स्पेल देम आउट पब्लिकली। आप FATF पे जाके वहाँ पे नेगोशिएशंस में आप कह सकते हैं कि भाई हमने ये इकदाम किए हैं, लेकिन आप मीडिया को वेरीफाई उसमें ये कहें जी हम ये करते रहे। हमने कहा कि ये तंजीमें जब बनाई गई थी इसलिए बनाई गई थी कि अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है मकसूद था जी। ये अमेरिका ने ऑन रिकॉर्ड कि हम उस वक्त अमेरिका की प्रॉक्सी थे, हम उस वक्त अमेरिका के इत्तेहादी थे, सो कॉल्ड। अमेरिका का कोई इत्तेहादी नहीं हम कभी भी रहे,
ये हमारी जो वक़्त रही हुई है वो हमारी 70 साल की तारीख जो है वो प्रूव करती है कि इत्तेहादी की वक़्त थी या क्या वक़्त थी। हम प्रॉक्सी रहे वो उनके, हमने उनके प्रॉक्सी होने को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए हमने ये तंजीमें बनाई, क्योंकि उस वक़्त इस्लामिक मिलिटेंसी जो थी वो अमेरिका का एजेंडा था, क्योंकि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। ये वही शाखसाना है जो अब भी चला आ रहा है। ये सारी की सारी हम अपने ऊपर तो ना जिम्मेदारी लें, जो जिन लोगों के लिए हमने किया उनका नाम लें, उनका नाम लेकर क्यों हिचकिचाते हैं, उनका नाम लें कि उस वक़्त की हुकूमतों ने जिन्होंने इन तंजीमों को फॉर्म किया या इन तंजीमों को जो है मिडवाइफ किया, वो अमेरिका के लिए ये उसामा बिन लादेन जो है यहाँ पे डिलीवर किया, अमेरिका ने डिलीवर किया जी। जो लोग उसको साथ लेके आए वो आज भी जिंदा हैं। एक दो उसमें फौत हो गए हुए हैं, लेकिन एक दो लोग जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आज भी जिंदा जो उनको उसको यहाँ पे लेके आए। तो वाई डू वी हेजिटेट, हम क्यों अपने ऊपर ये सारा बोझ ले रहे हैं? हमारा एक माजी है, हम उससे ज़रूर डिस्कनेक्ट करें, उससे ज़रूर कता ताल्लुकी जो है उसका इजहार करें, ज़रूर करें, लेकिन उस माजी में कौन रिस्पॉन्सिबल था या कौन किसके कहने में ये सारा कुछ हुआ, उसका नाम लेना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और हो। हमें अपनी और अपने अदारों के मुतालिक ये बातें जो है ना, वो एक सेकेंडरी चीज़ है कि जनरल ज़िया के वक्त क्या हुआ, हमारे जनरल मुशर्रफ के वक्त क्या हुआ, हमारे अदारों ने क्या किया, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लेंगे किन मफादात का हम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे थे, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। बिल्कुल, लेकिन खालिद साहब अगर FATF को हम मुतमईन नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो प्रीवी हैं बहुत सारी चीज़ों के कि उनके क्या डिमांड्स थे और क्या नहीं है, क्या हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? क्या अगर हम उनको मुतमईन नहीं कर पाए तो हम ब्लैक लिस्ट में आएंगे? ब्लैक लिस्ट में आए तो क्या होगा? डॉन लीग्स क्या थी? मेरी ये बात मैंने माजी में भी कही है, आज फिर मैं रिपीट करूँगा आपकी तवस्सुत से कि हमने जो कुछ करना है, प्लीज़ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमने अपनी ज़ात के लिए, अपने वतन के लिए और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए करना है, आने वाली नस्लों के लिए करना है, जो भी दुरुस्तगी करनी है, जिसके ऊपर भी कंसेंसस हो जाता है, मेरा और आसमा शराजी का या अदारों का या जुडिशरी का या सियासतदानों का या मीडिया का, जो भी कंसेंसस है, व्हाई नॉट लेट्स क्रिएट अ कंसेंसस कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की दुरुस्तगी है की ज़रूरत है। हम अपने अंदर घर में बैठ उन चीज़ों को दुरुस्त कर लें, बजाय इसके में गली में जाके शोर मचाएं या चौराहे पे जाके शोर मचाएं। हम कर रहे हैं, घर के अब हम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे दौर से, बल्कि उससे पहले भी इसमें चीज़ें जो है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई थी, सवात का ऑपरेशन जो है 2010 में हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010 में शुरू हुआ था। उसके बाद फाटा के बाद एरियाज़ में भी 2010-11 में जो है ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, फिर ज़रबे आज़म स्टार्ट हुआ, फिर रद्दुल फसाद स्टार्ट हुआ। ये चीज़ें हमारे क्रेडिट की चीज़ें हैं, ये हम दुनिया में इसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिलती। Let's talk about it. के साथ बिल्कुल, Let's talk about it. Why do you have to reassure? आप किन लोगों को reassure कर रहे हैं? अपने घर को दुरुस्त अगर करना है तो आप कहें कि ये हमने पाकिस्तानी अवाम के लिए करना है, को अमेरिका में बैठे हुए या पेरिस में बैठे हुए लोगों के लिए नहीं करना। ये रियलाइजेशन फौज के अंदर भी है और बहुत सारी चीज़ें वो खुद भी कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट के ऊपर उनके वज़रा के बारे में जैसे बिलावल साहब कहते हैं, क्या मतलब रिजेंटमेंट हो सकती है? नहीं, अभी आपकी पार्टी के अंदर भी ये है कि नहीं, कि गवर्नमेंट के अंदर कितनी कमिटमेंट है, इसके ऊपर भी सब बात करेंगे, मगर एक छोटी सी क्विक ब्रेक है और उसके बाद हम कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट पहलू सियासत के और हैं, ख़ास करके पंजाब की जो गवर्नेंस है वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है अपोजिशन को। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खालिद साहब, रह जाएगा ये मामला, लेकिन ये आमदनी से ज़ायद असासों का आपके ऊपर इल्ज़ाम है। कल नैब के पास आप गए भी थे और दूसरी तरफ जो है वो आप
के ऊपर ये भी कहा जाता है कि आपने गवाही भी देनी है नंदीपुर की, तो आप मुलजिम भी हैं और गवाह भी हैं। देखिए, मैं अगर ये खुला तजाद नहीं है? खुला तजाद मेरे लिए कोई हेल्पफुल भी हो सकता है, खुशाइंद भी हो सकता है कि अगर मेरी गवाही पे या मेरे कहने के ऊपर नैब को इतना यकीन और एतबार है कि उन्होंने मुझे अपना गवाह बनाया हुआ है इस्तगासा का, तो फिर जो मैं जो भर के दूंगा फॉर्म और जो 18-19 सवाल जो उन्होंने मुझे किए हैं उनके जवाब जो दूंगा, तो मुझे यकीन है कि उसके ऊपर भी मेरी क्रेडिबिलिटी तो उन्होंने गवाह बना के एस्टैब्लिश कर दी है। तो मैं खुशाइन बात है, मेरे लिए इत्मीनान का बायस है। लेकिन ये जो आप पे इल्ज़ाम लगाया है, ये कहते हैं जी 36,68,671 मिलियन रुपए का आपने नुकसान पहुंचाया है, उस्मान डार साहब ने जो शिकायत की। देखें, मेरे जो असासे हैं, अल्लाह का फजल है, या जो भी मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो मेरे टैक्स रिटर्न्स में, मेरे इलेक्शन कमीशन के रिटर्न्स में पिछले 7 इलेक्शनों से चले आ रहे हैं, उसमें और मेरे इनकम टैक्स रिटर्न्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि यही मासूफ जो हैं ये बार बार उनको चैलेंज करते हैं। पिछले 1 साल में ये इन्होंने 4 दफ़ा जो है ना इनको चैलेंज किया हुआ है। एक तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था, हाँ, फिर उसके बाद मुझे रिलीफ मिली हुई है जो है। तो मैं ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। नैब को आप मुतमिन कर पाएंगे? मैं इंशाअल्लाह ताला मुतमिन कहूँगा। मैं आई एम ड्यूटी बाउंड के जो भी उन्होंने मुझसे सवालात किए हैं मैं उनके तसल्ली बख्श जवाब दूँ, और वो विद जो है एविडेंस एंड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक जवाब दूंगा मैं। और नंदीपुर पे आपने जो नंदीपुर में देखें, मैंने एक पिटीशन की थी कि नंदीपुर प्रोजेक्ट की डिले की वजह से कौमी ख़जाने को एक नुकसान हुआ जो डायरेक्ट नुकसान था, यानी कैश का नुकसान था। एक नुकसान था वो अपॉर्चुनिटी का नुकसान था, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आपके ग्रिड में इतनी बिजली होती तो आपकी इकोनॉमी को इतना फ़ायदा पहुंच सकता था। 2 साल आपको वो बिजली ना मिली तो उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। ये 2 किस्म के नुकसान थे। बेंच नंबर 1 ने रहमत अली जाफरी साहब ऑनरेबल जज हाई कोर्ट के, उनके ज़िम्मे ये कमीशन बना के लगा दिया। वो 6-7 महीने चलते रहे, जिसमें हुकूमती वकील भी, हुकूमती मोहदेदार भी पेश होते रहे, मैं बस ये पिटीशनर पेश होता रहा। उसमें जो उस वक़्त की वजारत पानी और बिजली थी, उन्होंने कहा जी कि हमने जिस वक्त ज़रूरत थी ये मामला फॉर लीगल ओपिनियन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भिजवा दिया था, और वहाँ पे ये आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ। जब ये कमीशन अपनी तहकीकात कर रहा था, ये उस वक़्त की बात है। उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने बना दी कमीशन ने, उस रिपोर्ट को उन्होंने बेंच नंबर 1 को वापस भेज दिया। बेंच नंबर 1 ने वो जो है वो नैब को भिजवा दी। ये 2012 की बात है, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। उस दौरान जो है मुझे 1-2 दफ़ा कोई ख़त ख़ताबत मेरे साथ इस सिलसिले में हुई, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ने, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, उन्होंने कहा जी कि आप पहले पिटिशनर थे, अब रिस्पोंडेंट भी हो गए हुए हैं, अब वज़ीर भी, अब वज़ीर बने, इसलिए आपकी इंटरफेरेंस जो है वो कतई तौर पे इसमें नहीं होगी। आप यू नो अपने उसमें हदूद में रहें। तो मैंने इसलिए इंटरफेयर ना किया। मुझे 4-5 हफ्ते नहीं बल्कि 2-3 महीने पहले साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस से उन्होंने बुलाया। मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया, मैंने कहा जी मैंने एक लॉस को जो है उसको पॉइंट आउट किया था। मैंने कमीशन ने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये लॉस की वजूहत ये है, यानी जो भी जिन लोगों के जिम्मेदारी डाली है वो कमीशन डाली हुई। अगर मुझे बुलाया गया तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरी पिटीशन थी वही मैं अदालत में पेश कर दूंगा कि ये मेरी पिटीशन थी और ये उसकी बैकग्राउंड थी, ये उसमें जो है आर्गूमेंट्स थे जो मेरे मौक़िफ़ के लिए दिए, जिसमें अब बाबर अवान साहब भी उसमें हैं मुलव्वस। सर अब चूँकि वक्त बिल्कुल कम हो गया, काश ज़्यादा होता तो बहुत सारे और सवालात भी थे, लेकिन आप ये बताइएगा कि पंजाब की जो गवर्नेंस है इस वक्त, और मेरे ख्याल है खान साहब के लिए वो काफ़ी परेशान कुन भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ठीक नहीं है, क्या वहाँ पे पहले तब्दीली का आगाज़ वहाँ से होगा? मैं इसमें
एक दो बातें आज अखबार में हो सकता है आपने पढ़ा हो कि मैं 10 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं, मेरा है 10 करोड़ 70 लाख के करीब वोटर हो गया है हमारा इलेक्शन में जो है 9.7 9 करोड़ 70 लाख था, ये वोटर जो है बढ़ गया है। ठीक ठीक। उसमें उन्होंने कहा जी कि 73% वोटर जो है ना वो रिजाइड करता है सिंध में और पंजाब में। अब उसमें जो पंजाब की इकोनॉमी जो है ना वो दुनिया के जो पहली 35-40 इकोनॉमीज़ है ना, मैं हो सकता है गलत कह रहा हूँ लेकिन जो मेरी याददाश्त के मुताबिक जो है उसका साइज़ है। एक लेमैन की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि एक जो मेन इंजन है आपकी इकोनॉमी का वो पंजाब है, चाहे वो एग्रीकल्चर है या मैन पावर है या बिजनेस है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, केपी भी है, लेकिन पंजाब का साइज बहुत बड़ा है अगर आप कंपेयर करें उसको बाकी तीनों कई छोटी स्टेट से वो बड़ा है। एब्सोल्युटली। तो ये अगर वो नहीं चल रहा तो आप नेशनल इकोनॉमी को दुरुस्त कतई तौर पे नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हो गया हुआ है, वहाँ पे कोई ऐसा कोई सेम्बलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सेम्बलेंस ऑफ एक आप कह सकते हैं कि एक इंतज़ामी जो मियाँ शहबाज शरीफ के वक्त थी जो तरक्की हुई है उस सूबे में, आप लाहौर चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, मोटरवेज़ देख लें, आप रोड फार्म टू रोड मार्केट्स देख लें, अब एजुकेशन में देख लें, आप केपी में जाएं वहाँ पे वो कहते हैं जी एक जगह एक कॉन्वेंट स्कूल जो है कागजों में लिखे हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट में 44 स्कूल गायब है, 44,000 जो है वो स्टूडेंट लगे हुए हैं, 21,000 की तनख्वाह को पता नहीं कौन ले गया। ये चीज़ें आपको कतई तौर पे पंजाब में नजर नहीं आएंगी। पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ से उसके मुखालिफ लाख इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन साउथ से लेके नॉर्थ तक जितनी डेवलपमेंट पंजाब में हुई है और फेडरल गवर्नमेंट PMLN की जो है उसने जो बाकी सूबों में बलूचिस्तान में की है या केपी में की है या GB में की है या सिंध में की है, ये आप देखें ये जो आज ही बिलावल साहब ने थरकोल का भी आगाज किया है। थरकोल को जो कन्वर्ट किया है उसमें सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ का जो है बहुत बड़ा हाथ है। सब मिलकर काम करते हैं। आज जो है 1040 मेगावाट जो है नीलम झेलम ने बिजली पैदा की है। 87 से ये कंसीव हुआ प्रोजेक्ट है। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन के सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट पे गया था वो नीलम झेलम था, जुलाई 2013 में मैं उनके साथ था। उस वक्त किसी को होप नहीं थी ये मुकम्मल होगा, बड़ा पैसा उस पर बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि ये फॉल्ट लाइन के ऊपर था, ये उसको रीडिज़ाइन किया गया था। क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की क़यादत को। आज थर में कोयला जो है आपका वो बिजली बना रहा है। बिल्कुल। लेकिन खालिद साहब, लेकिन पंजाब में जो आप कह रहे हैं कि तब्दीली नागुज़ीर है, वहाँ जब तक पंजाब करेगा हमारी इकोनॉमी का रुख कतई तौर पे नहीं बदल सकता। तो आप काफ लीग से बात कर सकते हैं इसके ऊपर। देखिए जी, हम वी विल हैव टू एवेल्युएट कि हमने नेशनल इंटरेस्ट को में क्या हम कर सकते हैं, और वो जुलाई में हम क्या डेफिनेटली इसको एवेल्युएट करेंगे। और तमाम वो फोर्सेस जो हैं जिनके ऊपर साथ कंसेंसस हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, हमें कोई आर नहीं होगा उनसे बात करने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा खालिद साहब से जब भी बात होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे सवालात गो के रह गए हैं, वो अगली सीटिंग के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि हम वो दोबारा आपको जहमत दें और ज़्यादा बात हो सके तो और भी बड़ा कुछ हो जाएगा होगा। लेकिन जो खालिद साहब ने भी हिंट की है जुलाई का, हमारी इत्तलात भी कुछ इसी किस्म की हैं कि जुलाई के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें तब्दीली की समत जा सकती हैं। अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे और पाकिस्तान के लिए हालात सही रहें। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।